अस्सलामुअलैकुम। क्या थर करेगा रोशन पूरा पाकिस्तान? आज मुल्क की तारीख का बड़ा दिन था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इस ख्वाब की तकमील का इफ्तिताह किया जो उनकी वालदा मरहुमा बेनजीर भुट्टो ने आज से तकरीबन 25 साल पहले देखा था। यकीनन ये लम्हा बिलावल भुट्टो के लिए निहायत जज्बाती होगा। इसीलिए उन्होंने खिताब में कहा कि थर के काले सोने से पूरा पाकिस्तान रोशन होगा। आज हमारा यौम दस्तूर भी है। ये वो दिन है जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें आइन दिया। आज फख्र महसूस हो रहा है कि 1994 में शहीद बेनजीर भुट्टो और अब्दुल्ला शाह ने इस मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। आज मैं और मुराद अली शाह इस मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे हैं। लेकिन इस मौके पर उनका खिताब पाकिस्तान की सियासत पर कई सवाल भी खड़े कर गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बाकी सब बातें करते हैं, हम इसे गुड गवर्नेंस कहते हैं। हमने करके दिखाया, ये होता है नया पाकिस्तान और ये होते हैं मेगा प्रोजेक्ट। हम 18वीं तरमीम के बगैर इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील नहीं कर सकते थे। जी हां, वही 18वीं तरमीम जिस पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत सवालात उठा रही है। इसी पर बात करने के लिए मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद, जो इस इफ्तिताह के मौके पर बिलावल भुट्टो के हमरा थे। उनसे आंखों देखा हाल जानेंगे। और साथ ही मौजूद है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी साहब भी। तो पहले रफत, आपकी तरफ चलते हैं। आप बताइएगा कि आपने आज क्या कुछ देखा थर के रेगिस्तान में? देखिए इमरान, मैं तो वहाँ पहली मर्तबा गया था, लेकिन जो जैसा मैंने सुना था उससे बहुत मुख्तलिफ पाया। और आप वहाँ पर जो है वाकई वो बात हकीकत लगी जब हम नीचे गहराई की तरफ गए कि वाकई काला सोना जो है उसे काला सोना ही कहा जा सकता है। किस तरीके से थर की वो तकदीर तब्दील करेगा, किस तरीके से बिजली सिस्टम में आएगी, तो खासा मैं तो इसे पॉजिटिव कहूँगा। और वाकई वहाँ पर काम नजर आया और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जो ख्वाब देखा था यकीनन वो पाया तकमील को पहुँचा। इसी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी खुश भी थे। उनकी हमसे मुलाकात जब हुई, बातचीत भी हुई, उन्होंने पूरे मंसूबे के बारे में और मजीद बताया। और ये तो अभी सिर्फ 2 ब्लॉक हैं सिर्फ, इसके अलावा जो वहाँ पर मजीद तामीरात हो रही हैं और ब्लॉक जो तामीर हो रहे हैं, तो पूरे पाकिस्तान की जो तवानाई का बहरान है उसे हल करने में बहुत मुआविन और मददगार साबित होगा। और आप ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस्लाम कोट के लोगों की, थर के लोगों की जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी। जो मॉडल विलेज बनाया गया है वो भी हमने देखा, जिस तरीके से वहाँ घर बनाकर दिए गए हैं, तमाम सहूलतें दी गई हैं। एक अच्छी बात यह है कि तालीम का इंतजाम वहाँ के बच्चों के लिए किया गया है। एक स्कूल बनाया गया है और साथ साथ 2 यूनिवर्सिटीज के NED का जो कैंपस है वो बनाने का ऐलान भी किया है, एक और यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है। तो साथ साथ और फिर एक बात बहुत अच्छी है कि दोनों ने, मुराद अली शाह ने, वजीर आला सिंध ने और बिलावल भुट्टो ने ये बात कही कि जो यहाँ की रॉयल्टी है वो यहीं के लोगों पे खर्च होगी, कहीं और मुंतकिल नहीं होगी। और इसके साथ साथ ये है कि वहाँ के लोगों को, जिस तरह बलूचिस्तान में गैस का मसला आता है कि जिस इलाके से गैस निकलती है उनको गैस नहीं मिलती, उन्होंने कहा इस्लाम कोट और थरपारकर को बिजली मुफ्त फराम की जाएगी, उसकी कोई कीमत नहीं होगी। तो वहाँ के लोगों में खासी खुशी थी। हम बच्चों से भी मिले, हम मुख्तलिफ गाँवों में भी गए और जो उस प्लांट को देखकर जहाँ से निकल रहा था ये कोल, वाकई हैरान कुन है और वाकई जो है काला सोना है। रफत साहब, अपने सहाफती करियर में जाहिर है कि ये पाकिस्तान का पहला इंडिजिनस रिसोर्सेज से हामिल के पाकिस्तान के कोयले से ही हम, मुल्की कोयले से, मुकामी कोयले से ही हम बिजली बनाएंगे। 175 अरब टन कोयला जो है वो थर के सहरा के नीचे है। और उसमें से जो आप इतना ह्यूज प्रोजेक्ट देख कर आए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, वो सिर्फ 1% उस कोयले को टैप किया गया, ओनली 1%। तो अब अंदाजा करें कि क्या सूरत हाल बन सकती है। सवाल मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि इस वक्त जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है और नए मुकदमात हैं, सिंध हुकूमत जो है वो चारों तरफ से घिरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि एक रिकॉर्ड मुद्दत में ये मंसूबा मुकम्मल हुआ। तो जो बिलावल जिसे क्लेम कर रहे हैं कि ये होती है गुड गवर्नेंस, ये होते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स और ये होती है डिलीवरी, तो आप अपने सहाफती कैरियर के हवाले से आप बताइए कि किस हद तक बिलावल जो है वो बजा कहते हैं?
देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी से मेरी ये दूसरी मुलाकात थी। मैंने बिलावल भुट्टो जब अपनी वालदा के साथ व्हाइट हाउस में थे, बहुत छोटे थे उस वक्त वो, तो मैं पहली बार उन्हें वहाँ देखा था, और दूसरी बार जब आज हमारी उनसे मुलाकात हुई तो सारी चीज़ों पर बातचीत हुई, उन्होंने हर चीज़ पर खुलकर बात की। और एक बात बहुत अच्छी थी, उस वक्त मुराद अली शाह ने एक बात कही कि हम कोई महाजराई की बात नहीं करते, हमें वफाक की मदद की ज़रूरत है, वो आगे बढ़ें, क्योंकि जो यहाँ खजाना दफन है, जो खजाना जमीन के नीचे है, जो जिसे काला सोना कहा जा रहा है, वो पूरे पाकिस्तान के लिए काफी है। तो आगे बढ़े, हम कोई बात नहीं करते। आज भी उन्होंने कहा कि हमने उमर अयूब को और दीगर वुज़रा को यहाँ बुलाया था, दावत दी थी, अगर वो नहीं आए तो अब आप इससे अंदाजा कर सकते हैं उनको आना चाहिए था, क्योंकि ये मंसूबा पाकिस्तान का है, ये मंसूबा पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का बिल्कुल इस वक्त है। चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, बिलावल भुट्टो ने कहा कि 18वीं तरमीम के बगैर इस मंसूबे को मुकम्मल नहीं कर सकते थे। ये वही 18वीं तरमीम है जिसके पीछे पीटीआई हुकूमत और उसके वुज़रा पड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपने किस तरह से देखा? जाहिर है कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक माइलस्टोन है, बहुत बड़ा मंसूबा कि पाकिस्तान ने मुकामी कोयले से बिजली पैदा की। जी तारिक चौधरी साहब। देखिए, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, किसी भी सूबे में किसी बड़े मेगा प्रोजेक्ट का इफ्ताह होता है तो हमें पाकिस्तानी के तौर पर खुशी होती है। हमने बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स का इफ्ताह देखा, मोटरवेज का इफ्ताह देखा, जो चश्मा बिजली घर थे जब वो उस पर कनोप डाला जा रहा था तो उस वक्त भी मैं मौजूद था, और हमने बहुत से एक नहीं अनगिनत ऐसे मौके देखे हैं। इस पे ज़ाहिर है कौम को खुशी होती है, कौम की सहूलतों में इजाफा होता है, कौम का वक़ार में इजाफा होता है और उसकी रैंकिंग में इजाफा होता है। आज ये जो बात आपने की 18वीं तरमीम वाली, मैं इससे 100% मुतफिक हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगा कि आज का दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सिम्बॉलिकली बड़ा अहम है। एक तो यौम दस्तूर के हवाले से, फिर दूसरा आज 10 अप्रैल है, और 10 अप्रैल 1986 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ज़िया-उल-हक के दौर में तवील जलावतनी के बाद लाहौर वापस आई थी। और मैंने अपनी ज़िंदगी में जो वाक़तन सचमुच के मिलियन मार्च होते थे, उनमें से एक मौका वो भी था जब हम एक तालिब इल्म के हैसियत से वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद बड़ा तवील सफ़र तय किया पाकिस्तान की जमहूरियत ने। 18वीं तरमीम या कोई भी ऐसी तरमीम हो, हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव्स होते हैं। अगर कोई चाहे, अगर हमारी कौम चाहे तो वो उस 18वीं तरमीम से फ़ायदा उठा सकती है। आज आपकी गुफ्तगू में सोच रहा था कि अगर मरकज़ और सूबे आपस में दस्तों गिरबान होने की बजाय, और अगर सूबे एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने की बजाय, सियासी साजिशों की बजाय, सियासी खेल तमाशों की बजाय अगर परफॉर्मेंस का मुकाबला करें तो कितना अच्छा मंजर हो कि रफ़त साहब जो है जिस तरह आज बयान कर रहे हैं कि आज उन्होंने पहली दफ़ा थर गए थे और उनके लिए अजीबोगरीब मंजर था। अगर पंजाब जो है अपनी सारी तवानाइयाँ गन्नम पैदा करने पर, कपास पैदा करने पर, गन्ना पैदा करने पर, सुभान अल्लाह करने पर लगा दे, अगर सिंध जो है वो गैस और तेल और जो उसकी मदरगाह है उसके पोटेंशियल से फ़ायदा उठाए, अगर केपी जो है अपने मिनरल से और अपनी ये सियाहत का उसके अंदर पोटेंशियल है उससे फ़ायदा उठाए, बलूचिस्तान जो उसके अंदर वसाइल हैं बेतहाशा और इतने अंबार हैं वसाइल के, अगर सारे सूबे और सारे मरकज़ एक दूसरे से तावन करें, एक दूसरे से प्यार करें और एक दूसरे के अवाम के लिए काम करें और परफॉर्मेंस का मुकाबला करें जिस तरह सिंध ने किया है। अगर केपी जो है वहाँ तो दरिया है, वहाँ तो बहुत सी ऐसे मकामात हैं जिससे पानी इतनी तेज़ी से गिरता है कि पानी से बिजली पैदा कर सकते हैं। तो अगर सूबा सरहद केपी जो है, सॉरी सूबा सरहद तो पुराना नाम था, अगर केपी, बलूचिस्तान, मरकज़, पंजाब सब एक दूसरे के साथ मुकाबला करें, अच्छे काम करें, सर्विस डिलीवरी करें, तो मेरा ख्याल है कि बहुत से मामला जो हैं वो किसी भी तरमीम की मौजूदगी और किसी भी तरमीम की गैर मौजूदगी के बावजूद बेहतर हो सकते हैं, सुलझ सकते हैं और कौम के तौर पर हम आगे बढ़ सकते हैं। और यकीनन वक्त की जरूरत भी यही है। रफत सईद क्या कहेंगे, ये जो आइडियल बात कही और यकीनी तौर से होना भी यही था, चाहिए था, और यही कायदे आजम का भी पाकिस्तान जो है उन्होंने इसी पाकिस्तान की सोच रखी थी। क्यों हमारी बदकिस्मती के हम इससे बिल्कुल अलग हो गए? ये कंपटीशन हम परफॉर्मेंस के हवाले से क्यों नहीं पैदा कर सकते? बहुत अच्छा होता कि आज सरकारी सतह पे फेडरल से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, प्रेसिडेंट की तरफ से और लोगों की तरफ से इस हवाले से मुबारकबाद दी जाती और थोड़ी सी हिम्मत भी बंधाई जाती और खुद पीटीआई के वुज़रा जो है वो भी आगे बढ़ के मुबारकबाद देते और इसको काबिल तकलीफ समझते। क्या कहेंगे रफत साहब? बिल्कुल आपने इमरान दुरुस्त बात कही है। अगर आज की तकरीब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी शरीक होते
तो खूबसूरती होती, एक आप जिस तरह का एक मैसेज जाता आप दुनिया भर में, क्योंकि सिफारतकार भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। आज की तकरीब में कराची से ले जाया गया था, कई अहम ममालिक के सिफारतकार भी उस तकरीब में मौजूद थे, और मैं कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जिसने उसे अप्रिशिएट नहीं किया हो, जिसने देखने के बाद ये ना कहा हो कि वाकई एक ख़जाना है ये, और जो पहली बार गए थे। लेकिन इसके साथ साथ मैंने कहूँगा कि बिलावल भुट्टो में एक सियासी मैच्योरिटी नज़र आई, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरा कोई उनसे इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन जो उनकी गुफ्तगू थी, जिस तरह वो बात कर रहे थे, तो बहुत फ़र्क आया है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उनकी सियासत और मैच्योरिटी की तरफ जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर आज की तकरीब में अगर वज़ीर आज़म नहीं आ सकते थे तो उनकी नुमाइंदगी वफाकी वज़रा को करनी चाहिए थी, जिन्हें मदऊ किया गया था। यहाँ के अरकान असम्बली जो सूबे के हैं वो भी जाते तो एक अच्छा साइन जाता। और एक ऐसे वक्त में रफत, एक ऐसे वक्त में जबकि ये पूरा का पूरा मंसूबा जो है ये मरहून मिन्नत है सीपैक का, क्योंकि सीपैक के बगैर ये मुमकिन नहीं था। सीपैक हुआ तो इसका फाइनेंशियल क्लोजर हुआ, तो इसके पैसे अरेंज हुए, तो फिर ये सारी चीजें आगे बढ़ी। इसमें चीन जो है वो सबसे आगे हमारे साथ उसने साथ दिया, उनकी फोर्स यहाँ पे मौजूद है, उनकी लेबर फोर्स यहाँ पर है, उनकी तकनीकी सहूलियात यहाँ पर मौजूद है। तो ये एक बहुत अच्छा जेस्चर हो सकता था, ये मिस किया इस वक्त वफाक ने। बिल्कुल इमरान, उन्होंने मिस किया है। अगर आज वहाँ होते, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मंजर ही मुख्तलिफ होता। क्योंकि एक बात बहुत अच्छी कही है, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी ने ये बात कही कि ये पाकिस्तान का मंसूबा है, ये हम ये नहीं कहते कि सिंध का मंसूबा है, ये पूरे पाकिस्तान के काम आएगा, पूरे पाकिस्तान का तवानाई का बहरान जो है वो खत्म हो जाएगा, आगे बढ़े, हमारा हाथ थामे। तो इससे ज्यादा और क्या पॉजिटिव मैसेज जाएगा। ठीक है, अगर वो मामला चल रहे हैं, अदालतों में जो मामलात हैं, जो इल्जामात हैं, नैब पे मुकदमात हैं, वो अपनी जगह चलते रहें, लेकिन आपस में सियासी मेलजोल और मुल्क के लिए काम करना, और एक ऐसे प्रोजेक्ट में कि जो एक शनाख्त बन रहा हो, जिससे एक बहरान को ख़त्म करने का सबब बन सकता हो, लेकिन उसमें आगे ना आना बदकिस्मती की बात है। और पाकिस्तानी सियासत का ये खासा रहा है कि किसी भी सियासी जमात का कोई भी हो, एक दूसरे के पॉजिटिव कामों की तारीफ नहीं की जाती। तो ये यहाँ पर भी नजर आया। तारिक चौधरी साहब, एक पैट्रोनेज जो है, एक सरपरस्ती जो है वो विफाक की मिल सकती थी। सीपैक के तनाजुर में अगर बात करें, चीनी दोस्तों के तनाजुर में अगर बात करें, और पाकिस्तान के तनाजुर में अगर बात करें, देखिए जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है इमरान खान साहब हैं, आज कल कोई और था, कल कोई और होगा। वो किसी एक जमात के प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, वो पूरे पाकिस्तान के अवाम के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो वफाकी वज़रा है वो किसी जमात की वज़रा नहीं है, वो PTA की वज़रा नहीं है, वो GDA की वज़रा नहीं है, वो मुस्लिम लीग काफ की वज़रा नहीं है, वो पाकिस्तान के वज़रा हैं। उनको आज वहाँ पर जाना चाहिए था। आज जो सूरत हाल है अगरचे उस तरह की नहीं है, लेकिन मुझे याद आता है 1988 जब मरकज़ और पंजाब में बड़ी कशमकश हुआ करती थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो है वो वज़ीर आज़म थी, और नवाज शरीफ जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। इस तरह की कशमकश थी। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर जब लाहौर जाती थी तो चीफ मिनिस्टर उनके इस्तकबाल के लिए नहीं आता था, वो अलग मीटिंग करती थी, वो अलग मीटिंग करते थे। पंजाब के सूबों को मरकज़ रोकता था, मरकज़ के सूबों को पंजाब रोक लेता था। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ दोनों ने सीखा, और पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतों ने सीखा कि इस तरह की कैफियत, हिजानी कैफियत, कशमकश महादरा की कैफियत पाकिस्तान के लिए, सियासत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सीखनी चाहिए। मनसूबों को ऑन करना चाहिए, तरक्याती मनसूबों को ऑन करना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को ऑन करना चाहिए, और पाकिस्तान की सारे सूबों को ऑन करना चाहिए। अगर सिंध में खुशहाली आती है तो ये खुशहाली पूरे पाकिस्तान की खुशहाली है। अगर पंजाब में बेहतरी आती है तो ये सारे पंजाब की बेहतरी है। एक एक मेगावाट जो है उसकी हमें ज़रूरत है, और वो मेगावाट, वो जो बिजली है, अगर हमारे नेशनल ग्रिड में शामिल होगी तो उससे पूरे पाकिस्तान का भला होगा। तो आज हम बार बार कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, रफत भी कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए था। अगर उनको दावत नहीं दी गई तो बुरी बात है, अगर दावत दी गई तो उनको जाना चाहिए था। अगर वफाकी वज़रा को दावत दी गई है वो वहाँ नहीं गए तो उन्होंने ठीक नहीं किया, उनको जाना चाहिए था। ये सारा पाकिस्तान के मंसूबे हैं, और इसके एक एक इंच को, पाकिस्तान के एक एक सूबे को, एक एक ज़िले को, एक तहसील को, तालका को हम सबको ऑन करना चाहिए। यही पाकिस्तान और यही नया पाकिस्तान होगा। नया पाकिस्तान यही नया पाकिस्तान है। पाकिस्तान है। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे ऐड कर दूं कि शमसुद्दीन शेख साहब, जब ये कोयला निकला था, जो प्रोजेक्ट था कोल माइनिंग का, जब ये कोयला निकला था तो उन्होंने पहला फोन
डॉक्टर समर मुबारक मंद को किया था। हालांकि डॉक्टर समर मुबारक मंद जो है वो डिफरेंट उसके ऊपर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पे, लेकिन उन्होंने उनको बड़ा जान के, इस मुल्क का बड़ा काबिल कदर साइंसदान जानकर फोन करके बताया कि सर हम कोयला निकालने में कामयाब हो गए। तो यह भी जेस्चर था जो इस वक्त मिसिंग है हमारी हुकूमतों के दरमियान, हमारी सूबाई हुकूमतों या विफाक के दरमियान। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद सानेहा साहिवाल की बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा। कैनाल सिटी सियालकोट 30% अदायगी पर तैयार बंगले, 50% अदायगी पर रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट का कब्जा। राब्ता कीजिए स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, UAN 111116। को रियासत मदीना बनाने की दावेदार हुकूमत के वजीर आजम इमरान खान ने आज 3 माह बाद सानेहा साहिवाल में जाबाक होने वाले खलील के अहले खाना से मुलाकात की। हुकूमत इंसाफ तो दूर की बात, अब तक इस हवाले से कमीशन भी नहीं बना सकी। आज मुतासरीन में चेक जरूर तकसीम किए। याद रहे कि आज की इस मुलाकात में मकतूल जीशान के अहले खाना को मदऊ नहीं किया गया था। और क्यों किया जाता? क्योंकि पूरी रियासती मशीनरी इस वक्त जीशान को दहशतगर्द बनाने पर तुली हुई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मकतूल खलील के भाई जलील। बहुत शुक्रिया जी आज न्यूज से बात करने का। आज बिलाखिर वजीर आजम से आप लोगों की मुलाकात हुई, वजीर आजम ने चेक भी आप लोगों को दिया। जानना चाहेंगे कि किस हद तक तसल्ली तशफ़ी हुई जलील साहब आप लोगों की? देखिए, उन्होंने तसल्ली तो बहुत दी कि इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिले। तो जो हमारे मुतालबात से पहला था कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और दूसरा था जो केस कर रहा है साहिवाल को उसको फौरन लाहौर ट्रांसफर किया जाए, और तीसरा था जो CTD ने दूसरी FIR काटी है उसको खारिज किया जाए। तो उन्होंने कहा ये जो सहज मुतालबात हैं और हम मानने के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह आपको इंसाफ दिलाएंगे। नहीं तो इन तीनों मुतालबात के लिए वजीर आजम से मिलना जरूरी था, वजीर आजम से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन में आगे देखें, अगर बनता है तो बना दें उसको केस साहिवाल से। ये तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत हो सकते थे, आपके वजीर आला वहां पर मौजूद थे और इससे पहले भी रहे, ये तो वो भी कर सकते हैं। पहले जो हुआ था वो शहबाज गिल साहब से राब्ते में थे, ठीक है, उनसे बात होती रहती थी। तो जब ये हो गया तो फिर उनके बाद उन्होंने कहा कि आप कोर्ट में आपका चल रहा है, क्योंकि हमने हाई कोर्ट में भी पिटीशन दायर की थी जुडिशल कमीशन की। तो उन्होंने कहा कोर्ट ने कहा कि ये हुकूमत के स्वाद दी है, हुकूमत हमें स्वाद करे तो हम बनाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। वहाँ से हमारी जो पिटीशन थी वो मुस्तरद कर दी गई कि ये हुकूमत बनाएगी। तो बाद में हुकूमत ने नहीं बनाई, तो बस कहते रहे आज कल। तो अच्छा। आज जो मुलाकात हुई वज़ीर आज़म साहब से, तो हमारे जो भी 3 मुतालबात थे तो हमने उनसे आगे रख दी कि सर ये मुतालबात हैं। तो उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाने की हिदायत की है, क्या कहा उन्होंने? बुज़दार साहब को क्या हिदायत की है? उन्होंने कहा कि जब मदई मुतमिन नहीं है, मदई जुडिशल कमीशन की डिमांड कर रहा है तो हमें क्यों इतराज होना चाहिए? जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और हम बनाने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने हिदायत की है, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो हमारी ये भी अपील है कि जो जुडिशल कमीशन बने वो सुप्रीम कोर्ट का बने, हाई कोर्ट का नहीं बने, चाहे वो वफाकी हुकूमत बनाए चाहे वो सूबाई हुकूमत बनाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त जलील जो थे मरहूम उनके भाई, खलील जो हैं मरहूम उनके भाई, जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। और ज़ाहिर है कि सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती है। रियासत मदीना जिसकी बात की जा रही है, जिसके दावेदार ये हुकूमत है, जिसको बनाना चाह रही है, और फौरी इंसाफ की बात है। तो आज फौरी इंसाफ में 3 महीने बाद वज़ीर आज़म साहब जो हैं इस फैमिली से मिल रहे हैं। आपको इससे पहले भी हमने बताया कि इस मुलाकात में मकतूल जीशान के अहले खाना को मदऊ नहीं किया गया था। और क्यों किया जा सकता था या क्यों किया जाता कि इस वक्त पूरी की पूरी जो स्टेट मशीनरी है वो जीशान को दहशतगर्द साबित करने पर तुली हुई है, लेकिन 3 माह बाद भी इस वक्त वो नाकाम है। तारिक चौधरी साहब,
एक तरफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वजीर आजम का अमल आपके सामने है, जबकि दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की वजीर आजम जेसिंडा आर्डन का अमल भी पूरी दुनिया ने देखा। तो इतना तजाद क्यों है हमारे कौल फेल में? तारिक चौधरी साहब, देखिए 19 जनवरी को ये सानिया पेश आया था, सानिया साहिवाल, और उसके बाद चंद रोज़ बाद आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कतर जा रहे थे और कतर रवानगी से पहले उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि जब मैं कतर से वापस आऊँगा तो इस साने के ज़िम्मेदार अफराद को इबरत का निशान बनाया जाएगा। आज 10 अप्रैल है, अभी तक इस बात का तयन नहीं हो सका कि इस साने के ज़िम्मेदार कौन लोग हैं। CTD के वो एहलकार हैं या उनके ऊपर बैठी हुई कोई अथॉरिटी है। तो इबरत का निशान जो है वो बनाना तो बड़ा भी तवील अमल है। आज प्राइम मिनिस्टर ने उनके अहल खाना से मुलाकात की है, अच्छी बात है, लेकिन ये मुलाकात बहुत पहले होनी चाहिए थी और ये मुलाकात रियासत के जो आला तरीन ओहदेदार हैं उनको उनके घर जाके करनी चाहिए थी। ये नहीं कि आप चीफ मिनिस्टर हाउस में बुला के उनसे तज़ियत करें और उनको तसल्ली तशफ़ी दें। आज जो पैसों का ऐलान किया ये बिल्कुल ठीक किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कंपनसेशन है, इंसाफ नहीं है। कंपनसेशन में और इंसाफ में बड़ा फ़र्क होता है। जिस ख़ानदान के जिन बच्चों के माँ बाप जो हैं उनकी आंखों के सामने कत्ल हो गए, उनके माली इमदाद करना तो हमारा फ़र्ज़ है, रियासत का फ़र्ज़ है, लेकिन उनको इंसाफ फराहम करना रियासत की अव्वलीन और लाजमी ज़िम्मेदारी है। अगर इंसाफ फराहम ना किया गया, अगर इसमें मज़ीद ताख़ीर होती गई तो फिर ये जो आज के इक़दाम है, शायद ये इक़दाम जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के वाक़यात में अगर इंसाफ ना हो तो जो एहलकार होते हैं, जो रियासती मशीनरी के एहलकार हैं, उनको मौका मिलता है आइंदा भी ऐसी नाइंसाफ़ी करने का। आपने मिसाल दी है न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर की, वो तो अब दुनिया के लिए एक लेजेंड की हैसियत बन गई है। जिस तरह से उसने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, जो कि न्यूजीलैंड में बहुत कम है, लेकिन उन्होंने न्यूजीलैंड के हर शहरी को अपना शहरी समझते हुए, जिस तरह से ये जो कल परसों जुमा गुजरा है, हालांकि इस वाक़े को एक महीना गुजर गया, इस दफ़ा भी इस जुमे को भी वहाँ पर उस तरह की जो सर्विस मेमोरियल सर्विसेज हुई, उस तरह दुआएं मांगी गई, जुमे पढ़े गए और एक मरतबा फिर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए उनके साथ इज़हार यकजहती किया गया। तो जो स्टेट्समैन होते हैं वो ना सिर्फ अपने जेस्चर से अपने अवाम को ये बताते हैं कि वो उनके सर पर बाप की तरह, एक बुजुर्ग की तरह खड़े हैं, बल्कि अमली तौर पर भी साबित कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अमली तौर पर अभी ये साबित करना बाकी है कि उनको इंसाफ फराहम करना है और इस साने के जिम्मेदारों को कटहरे तक लाना है। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर ना सिर्फ ये कि हमारी हुकूमतों की नाकामी होगी, बल्कि हमारे निज़ाम इंसाफ की भी नाकामी होगी। ठीक है रफत सईद साहब, इस कॉलोफिल के तजाद को क्या कभी हम पाट पाएंगे, इसको कम कर पाएंगे हम? नहीं इमरान, मुझे नहीं लगता कि ये हो सकेगा, क्योंकि आपने इससे ही अंदाज़ा लगा लिया कि कितने अरसे बाद वो शर्फ़ मुलाकात बख्शा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, और वो भी एक ऐसा लगता है कि वो एक फॉर्मेलिटी सी पूरी हो रही है। आपने उन बच्चों के चेहरों पर बेबसी देखी है, मासूमियत देखी है, जिनके वालिदैन उनके सामने चले गए हों, लेकिन उनको बस वो था कि बात करनी थी, वज़ीर आला को साथ बिठाना था, तीनों चारों बच्चों के सरों पे हाथ फेरे और उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट की और वो फारिग हो गए। मेरे ख्याल में ये मदीने की रियासत में ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए था, फ़ौरन होना चाहिए था। आपने जो एक बात की कि न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म, मेरे ख्याल में उसके तो हम करीब भी नहीं जा सकते। वो जो उन्होंने जो वहाँ के लोगों के साथ रवैया अख्तियार किया, और आज तक भी वो अब भी जा रही हैं, मरीज़ों की तीमारदारी कर रही हैं, उनके पास जाती हैं और उनको जाके सलाम करके वो मुखातिब करती हैं। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो इस तरह की मौजूद हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो दिल की गहराइयों से उस बात को तस्लीम कर रही हैं कि वो वज़ीर आज़म थी और ये वाक़या हो गया। वो एहसास उन्हें शायद ये बेहिसी हमारे हुक्मरानों का कल्चर है, उनका खासा रही है। क्योंकि याद होगा कि ज़ैनब कत्ल केस में भी शहबाज शरीफ साहब जो है वो मिले थे उनके वालिद से, और उसके वहाँ पे भी जो खुशगप्पियाँ देखने में आई थी हुक्मरानों की, उसको भी हम नहीं भूले। नाज़रीन, छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और मौज़ूआत पर डिस्कशन होगा। जो यार है गद्दार है। आपने सुना जो कहा जरदारी साहब ने, और मौलाना फजलुर रहमान साहब की आज जो मुलाकात हुई उस पर
क्या इस वक्त कहना चाह रहे हैं तारिक चौधरी साहब, ये जो बात की कि कप्तान को जाना पड़ेगा और ज़रूरी नहीं कि लीडरशिप ही लीड ले, अगर हमने लीड ना ली तो हो सकता है कोई और आके लीड ले या कोई और फोर्स आके लीड ले, क्या कहना चाह रहे हैं इस वक्त जरदारी साहब? इमरान साहब, आपको याद होगा कल मैंने एक बात अर्ज की थी, मैंने कहा था कि जो लीडरलेस तहरीकें होती हैं वो बड़ी ख़तरनाक होती हैं, और आज आसिफ जरदारी साहब ने उस बात का उस तरफ इशारा किया है कि अगर मसाइल जो हैं जो इस वक्त हैं वो आगे इसी तरह इससे ज़्यादा गंभीर होते रहे और सियासी क़ुव्वतों ने अपना किरदार अदा ना किया, ज़ाहिर है ये किरदार ये नहीं है कि हुकूमत को निकाल के बाहर फेंक दिया जाए या हुकूमत को जो फारग कर दिया जाए। सियासी जमातों को अवाम की रहनुमाई करनी होती है मुश्किल मौक़ों पर। इस वक्त ज़ाहिर है कौम पर एक मुश्किल मरहला है, मुश्किल हालात हैं, इकॉनमी की सूरत हाल ख़राब है, महंगाई की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन दिगरगू होती जा रही है और लोगों के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रोज़मर्रा के खर्चात पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है। तो ज़ाहिर उनकी तरफ इशारा यही है कि अगर एक हुकूमत नाकाम होती है तो उस हुकूमत के नाकामी का कोई सियासी मुतबादल सियासी अल्टरनेट होता है, लेकिन अगर कोई सियासी अल्टरनेट ना हो और अगर कोई सियासी हल ना हो, सियासी मुतबादल ना हो, तो फिर बहुत सी ऐसी क़ुव्वतें, बहुत से ऐसे माइंड सेट होते हैं जिनको ऐसे मौक़ों पर इंटरवीन करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि आसिफ जरदारी साहब का इशारा इसी तरफ है। और दूसरी जो बात मैंने अर्ज़ की थी कि ज़ाहिर है अवाम के गुस्से को, उनके गम को, उनके इज़्तिराब को आपको कोई डायरेक्शन देनी पड़ती है, वरना हालात जो है काबू से बाहर हो जाया करते हैं। अगरचे सब सियासी क़ुव्वतों का ये अंदाज़ा है, एनालिसिस है कि हालात उस नहज पर नहीं पहुँचे, लेकिन जिस तरह से मामला चल रहे हैं अगले चंद माह में ख़ास तौर पर बजट के बाद से इस बात का इम्कान है कि अवाम में बेचैनी पैदा हो। तो मेरे ख्याल इस वक्त सियासी क़ुव्वतों में जो मुलाकातें हैं, जो राब्ते हैं, जो राब्तों में तेज़ी आई है, सारे किसी हतमी तहरीक के लिए नहीं है मेरी ज़ाती राय में, अलबत्ता सियासत के तज्ज़िये के लिए, हालात को एनालाइज करने के लिए और उस एनालिसिस के बाद उसका कोई रास्ता तलाश करने के लिए ज़रूर है, क्योंकि सियासी क़ुव्वतें ये समझती हैं कि इस वक्त जो है वो मामला जो है उस तरह से नहीं होने चाहिए, उस तरह से नहीं है जिस तरह होने चाहिए, क्योंकि अभी इस हुकूमत को सिर्फ 7-8 माह गुजरे हैं। यकीन कीजिए ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा कि 8 माह दे जाए। मेरा नहीं कहना चाहता है इसका एक जो इस वक्त हुकूमत के ऊपर पड़ रहा है। रफत सईद साहब, ये जो मोदी के हवाले से बात की कि मोदी अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर कश्मीर के ऊपर बात हो सकती है, कश्मीर का कोई फैसला हो सकता है। इंडिया में इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है कि इमरान खान चाहते हैं कि मोदी इलेक्शन जीत जाए, और फिर उस पर जो रद्द-ए-अमल था फजलुर रहमान साहब का कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। क्या कहेंगे आप इस पे रफत साहब? देखिए, मैं तो नहीं समझता कि इमरान खान कोई ऐसी ख्वाहिश रखते होंगे कि नरेंद्र मोदी जीत जाएं, क्योंकि अकेले इमरान खान ही नहीं है सोचने वाले, बहुत सारे लोग भी हैं जो इस चीज़ की फ़िक्र रखते हैं, जो ख़ित्ते की सियासत को भी देख रहे हैं, भारत का जो किरदार रहा है उसे भी देख रहे हैं। तो ये नहीं लगता मुझे कि इमरान खान की ख्वाहिश होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर हादसाती तौर से नरेंद्र मोदी जी जीत गए तो फिर आप देखिएगा इस ख़ित्ते में सूरत हाल क्या होगी, कशीदगी कितनी बढ़ेगी, क्योंकि उनका एक माइंडसेट है, उनकी एक सोच है और वो उसी सोच को लेकर आगे चल रहे हैं, उसी सोच को टारगेट करके वो पाकिस्तान से जो उस पर पाकिस्तान को हदफ तनकीद बनाते हैं, उस पर अटैक करते हैं। तो ये सारी बातें उसी तनाजुर में हो रही हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान की एक बात आई सामने, फिर जो आसिफ जरदारी साहब ने एक जुमला कहा, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी तो एक पेज पे ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल दोनों को, मतलब ख़ास तौर से आसिफ जरदारी साहब को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो अभी भी भरोसा करने पे आमादा नज़र नहीं आते। गो के बिलावल भुट्टो ने जाके अयादत भी की, उनसे जेल में मिले भी, एक अच्छा जेस्चर गया बिलावल के जेल जाने का, और एक गुंजाइश निकली दिलों में जो कि खासा आपस में कशीदगी थी, एक दूसरे पे भरोसा नहीं था। लेकिन आने वाले दिनों में अभी बहुत जल्दी है, कोई बड़ी तहरीक जो है वो नज़र नहीं आती। गो के मौलाना फजलुर रहमान बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी इमरान खान जो है अभी रहेंगे, खासे अरसे तक रहेंगे और मुमकिन है कि 5 साल आपको बर्दाश्त करना पड़े।
ठीक है, और हो सकता है कि कल से जो बयान था उनका मोदी की जीत से वो उस तनाजुर में हो जिस तनाजुर में उमर फारूक जो है उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कश्मीर की आज़ादी अब जो है वो अल्लाह को मंजूर हो। इस हवाले से जो बात की तो हो सकता है कि ये कंटिन्यूशन उस सेंस में हो। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया रफ़त सईद और तारिक चौधरी साहब, आप आज के प्रोग्राम में शरीक रहे और हालात हाज़रा जो इस वक्त सूरत हाल जारी है उसके ऊपर हमने आज डिस्कस किया। इंशाअल्लाह कल के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कल के हालात को और आगे क्या सूरत हाल बनती है, सियासी कशमकश कहाँ ले जाती है हालात को कल डिस्कस करेंगे। फिर वक्त आपको इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।